तो आपने सबने देखा है कि बाबा रामदेव सॉल्वेंट का आईपीओ आ रहा है। देखो, इसको बाबा रामदेव से बिल्कुल भी एसोसिएट मत करिए। मैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स को उठा करके उस पे आपकी नज़र डालना चाहता हूँ, डलवाना चाहता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे 31 मार्च एंडिंग 2021 के जो रिजल्ट्स हैं, उसमें रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 427 करोड़ का था। ठीक है, 427 करोड़। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर्स लैक्स में। ठीक है, तो लैक्स की वजह से मैंने 2 डिजिट और हटा दिए। ठीक, तो 427 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है मार्च एंडिंग 2021 में। 585 करोड़ का रहा है 22 में, मार्च एंडिंग 2022 में। एंड उसके बाद में 704 करोड़ का रहा है लमसम 2023 के मार्च में। अभी दिसंबर तक का जो डेटा है वहां तक इसका 465 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और अगर आप थोड़ा सा मतलब क्वार्टरली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जोड़ उजाड़ लो तो वही है कि एक नंबर अगर आप देखो लमसम 125 करोड़ और इसमें ऐड हो जाएगा, तो मतलब लमसम 600 करोड़ मान लो। तो ठीक है, तो एक तरीके से रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो डिक्लाइन रेवेन्यू में एक तरीके से दिख रहा है। ठीक है, पहली चीज ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, और आईपीओ भी आ रहा है। ठीक है, तो दो चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं ये डिजिट हटाऊंगा तो ये 6 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि PAT। ठीक, यहाँ पे अगेन मैं ये दोनों नंबर्स हटाऊंगा तो अगेन 6.5 CR का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यहाँ पे 13 करोड़ का है। ठीक है, ये नंबर्स में हटा रहा हूँ। एंड अगेन यहाँ पे 8 करोड़ का है। जैसे हमने सोचा कि 3 क्वार्टर हुए तो 3 क्वार्टर के हिसाब से इसमें मान लो कि अगर लमसम 3 CR का और मिल जाता है, ऐड हो जाता है प्रॉफिट, तो लमसम 11 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा सा देखना चालू करो आप, तो ये तो हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो 6 करोड़, 6.5 करोड़, 13 करोड़ और लमसम मान लो 11 करोड़। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं ये टोटल बोरोइंग देखूं तो यार बोरोइंग देखो जरा कितनी है, 44 करोड़। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अगेन 64 करोड़ बढ़ गई। ठीक है, देनदारी बढ़ गई और यहाँ पे 99 करोड़। तो ये क्या हो रहा है कंपनी में जिसकी वजह से बोरोइंग बढ़ती जा रही है इतनी भयंकर तेजी से? यहाँ पे देखो अगर 50% का इंक्रीज हुआ है एक साल में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो अगेन लमसम 30% का इंक्रीज हुआ है एक साल में। तो अगर इस तरीके से बढ़ता रहा, अभी यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है सब्सटेंशियल, लेकिन अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो यार मेरा मतलब अगर व्यू पॉइंट आप देखो तो मैं ये सोचूंगा यार कि इस कंपनी में क्या मैं इन्वेस्ट करूं। और ये अगर आप कंपेयर करो 6 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस की 44 करोड़ की देनदारी, 6 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 64 करोड़ की देनदारी, 13 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 99 करोड़ की देनदारी। ये यार सोचने वाली चीज है, क्योंकि इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा यार। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो काफी सारा मतलब अगर प्रॉफिट से कंपेयर करूं तो यहाँ पे ये गड़बड़ एक दिख रही है। दूसरा, अगर आपको रेशियो में कैलकुलेट करके दिखाऊं तो कंपनी का जो ये रेवेन्यू दिख रहा है 427 करोड़ का, उसके कंपैरिजन में अगर आप 6 करोड़ का प्रॉफिट देखो तो कुछ नहीं तो 1.5% बनता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखो ये भी लमसम 1% बनता है। अगर आप ये 13/70 करते हो तो ये आपका लमसम 2% के अंदर ही बनता है। ठीक है, 1.7 या 1.8% बनता है। ठीक, इस तरीके से अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी पैट मार्जिन, तो यार इससे भी काम गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि यार ये बहुत कम मार्जिन है, 2% से नीचे है, लेस देन 2%। ठीक है, तो यार इतना अगर कम मार्जिन मिलने वाला है या होने वाला है तो मेरे हिसाब से यार कंपनी के ऑपरेशनल चैलेंज तो पैदा होने ही वाला है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे कि बोरोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर देखना चालू करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है यार ये। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि डेट ज्यादा है इक्विटी से। मतलब इक्विटी अगर 100 है तो डेट 146 है। अब दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1.46 आएगा। तो ये क्या हुआ, मतलब कि यार देनदारी ज्यादा है, इक्विटी कम है। इसका मतलब फिर अगेन कंपनी के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। ठीक है, बुक वैल्यू, प्राइस बाय बुक वैल्यू, अगेन ये देखो ये पैट मार्जिन जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था पिछली स्लाइड में ऑलरेडी। क्या करने वाले हैं ये भाई, ये आईपीओ जो ये लिस्ट कर रहे हैं, ये पैसा जो उठाएंगे इस आईपीओ से, अगर आप देखो तो पहला तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल दूसरी स्लाइड में बताऊंगा। तो अब अगर हम ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर, तो आपको पता है आईपीओ आ रहा है 80 से 85 रुपीस के रेंज में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि पी रेशियो जो है, पी रेशियो 10.6 पे तो ये ऑलरेडी आ रहा है आईपीओ। ठीक है, उसके बाद में अब सबके सब टूट पड़ेंगे
तो वहाँ पे उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम और वो सब बढ़ जाने वाली है। तो उसके बाद में इसकी एक तरीके से पोस्ट आईपीओ पी जो है 17 की हो जाएगी, बल्कि मतलब एक तरीके से ये डबल, मतलब एक तरीके से महंगा होने वाला है। जबकि आपको मैंने ऑलरेडी सिचुएशन दिखाई हुई है कि ये स्टॉक जो है ऑपरेशनल चैलेंजेस से वैसे ही जूझ रहा है, ठीक है। मतलब ये कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल चैलेंजेस से जूझ रही है, ठीक है। अभी चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम और डिटेल में इसके फाइनेंशियल्स को देखना चालू करते हैं। ये रेवेन्यूज तो नंबर्स हमने देख ही लिए, ठीक है, ये आपने देख ही लिए। अब एबिडा के मार्जिन की बात करते हैं। पैट तो हमने देख लिया 6 करोड़, 6 करोड़ और 13 करोड़ था। यहाँ पे 16 करोड़ का एबिडा है। एबिडा का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर, बी का मतलब बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक। तो इन सब के पहले जो प्रॉफिट है वो है ये, ठीक। अभी वो सब जी मैंने माइनस करोगे तो यहाँ पैट में पहुंच जाओगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है। तो अभी ये सब चीजों ने यहाँ पे जो भी लिया, अगर आप 25/697 करते हो तो लमसम आप एक बार देखोगे कि यार इसमें 4 टाइम्स जा रहा है, 4% करीब करीब, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर आप 19 अगर आप करो इससे डिवाइड, तो ये इसमें लमसम 3 टाइम्स 3%, ठीक है। अगर आप ये मार्जिन देखो 16 डिवाइड करो 423 से, अगेन लमसम 3 to 4% के बीच में, तो यार यही इतना कम है। तो एबिडा अगर इतना कम होगा तो कैसे कंपनी अगेन ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो एक बार हम फिर से और इसमें आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखने वाली वो है कि यार ये इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, ये नुकसान कहाँ से आ रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो आप देख सकते हो, नेट में कैश जो है नेगेटिव में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, इसको ज़रा चेक करने की ज़रूरत है। ये हर साल कहाँ से ये नुकसान आ रहा है, और कहीं यही रीज़न तो नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ कर रहे हैं, या जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है या इतनी बोरोइंग्स बढ़ी हुई है। ये प्लीज़ एक बार चेक करने की ज़रूरत है। ये शायद और डिटेल में पता चल सकता है और हम रिसर्च करें तो, ठीक है। तो ये एक आप लोगों को बताए दे रहा हूँ एक्टिविटी, ये जो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कुछ तो कैश वगैरह इनके पास आया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डिक्रीज़ यहाँ पे कहीं कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। अगर हम एक मेन चीज़, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, सबसे मेन चीज़ जो रिस्क है कंपनी का सबसे बड़ा, वो यहाँ पे भी हाईलाइटेड। अगर आप देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है कंपनी की, और वही कैश जो समस्या आ रही है कि कैश कंपनी के पास मिसिंग है, ऑपरेटिंग कैश की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से शायद कंपनी आईपीओ भी लेकर के आ रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि यार कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, देखो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आप मतलब ये तो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, जो फंड अरेंज किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपकी लाइट डालता हूँ, ठीक है। उसको ज़रा समझते हैं कि यार ये जो आईपीओ आ रहा है, इसकी जो अमाउंट है वो लमसम 18 करोड़ 50 करोड़ का आईपीओ है। 18 करोड़ ये लगाने जा रहे हैं एक तरीके से न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब एक तरीके से देखो 50 CR से मतलब 36% कैपिटल यहाँ पे एम्प्लॉय होने वाली। 36% क्यों यार, पूरी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बात एक सोचने वाली है। उसके बाद में रीपेमेंट इन होल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, तो कुछ होंगी बोरोइंग जहाँ पे देनदार पीछे पड़ा। 8.4 CR, मतलब कि एक तरीके 8.5 करोड़, मतलब 17% जो है पुरानी देनदारी को देने में जाने वाला है ये पैसा, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग बोरिंग जो कि आपको दिख रही है करंट में 109 करोड़ की है, जो कि बहुत बड़ी है, तो 8.5 ही करोड़ तो देंगे, 100 CR तो फिर भी बचा हुआ है। अच्छा, फंडिंग कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि 12 करोड़ है, मतलब एक तरीके से 24% उसमें यूज़ होने वाला है। उसके बाद में अब आखिरी में यार जो आखिरी बचती है किसी भी आईपीओ में, वो आईपीओ के एक्सपेंसेस और उन्हीं सब में चला जाता है। तो एक तरीके से बचा कितना देखो ज़रा, 19 करोड़ तो इधर चला गया, ठीक है, 19 इधर चला गया, ठीक है, 8.5 इधर चला गया, मतलब एक तरीके से 27-28 चला गया, ठीक है, और ये 12 करोड़ चला गया, मतलब एक तरीके से 40 करोड़ गया। 10 करोड़ इधर जो है अदर एक्सपेंसेस कह लो एक तरीके से, या कह लो आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसमें चला गया। तो यार ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग दोनों को मिला के 20 करोड़ होता है, 20 साढ़े 20 करोड़ होता है, जो कि जिसमें कि इनका 40% 41% आईपीओ का पैसा जाने वाला है। और उसके बाद में आईपीओ को फंड करने में और वो सब चीज़ों में जो मतलब 10 CR, मतलब एक तरीके से 20%। तो एक तरीके से मैं देखूँ तो मेन जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या कह लो ग्रोथ में लगने वाला पैसा है, वो केवल
19 CR है, 19 करोड़ मतलब कि 38%। तो यार ये थोड़ा सा एक सोचने वाली देखो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि IPO में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो, मगर यार क्या वो 100% पैसा आपका ग्रोथ की एक्टिविटी में लग रहा है? अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा मूड बना पाता इसमें लगाने का, या एज अ पर्सन, एज अ इन्वेस्टर, जो भी। ये 3 एक्टिविटी जो मेरे को दिख रही है यार, ये तीनों एक्टिविटी ग्रोथ वाली तो नहीं दिख रही मेरे को। ये वर्किंग कैपिटल के लिए यार पैसा उठाना मतलब मेरे लिए तो इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ और हम देख लेते हैं, कंपनी किस चीज़ में इंगेज है वो सब आप जानते हो, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। राइस ब्रांड ऑयल में है, और राइस ब्रांड ऑयल की बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जिसमें अलग अलग तरीके की कंपनीज़ है, कोई इससे महंगी है, कोई इससे सस्ती है, पी रेशियो के बेसिस पे अगर आप देखोगे, ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, ठीक है। एंड उसके अलावा कितने रुपीज़ का IPO आप सब जानते हो। अब ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो ही चुका है, मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब सारे कोटाज में हो चुका है, QIP में भी, एंड नॉर्मल रिटेल वाले उसमें पार्ट में भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ये फाइनेंशियल्स की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। एंड वही बार बार मेरा ध्यान इसकी टोटल बोरोइंग्स पे जा रहा है। उसके अलावा ये कंपनी के रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर यहाँ पे लमसम 700 करोड़ का बिजनेस किया था कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट इन दोनों चीज़ों का था, जो कि राइस ब्रांड ऑयल, अदर ब्रांड्स एंड DORB था, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद में मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज तो 47 बाई लमसम ये आपका 7 लमसम 65% आपका कंट्रीब्यूशन इन दोनों चीज़ों का है, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग ऑफ राइस ब्रांड ऑयल है, ये एक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि जो नुकसान कंपनी को हुए इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज़ से, कहीं ये तो रीज़न नहीं है। ये एक बार आपको जा करके मतलब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, हो सकेगा तो एक नया वीडियो बनाएंगे इस पर कि कहाँ से उनको वो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा वही ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी का, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को पे करने का है। एंड ये कुछ उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो मैंने कहा था, मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। तो इसका PE तो हमने देखा था कि पोस्ट IPO 9 रुपये करीब दिख रहा था, एंड उसके बाद में 17 हो जाएगा, मतलब 10 था और 17 हो जाएगा, तो एक तरीके से 70% इंक्रीज़ वहाँ दिख रहा है। और बाकी एक चीज़ और है कि मार्केट इस वक्त नेगेटिव मोड में, ईरान एंड इसराइल वाली जो कहानी चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी हो सकता है कि यार वो प्रीमियम ना मिले, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव किसी भी IPO के लिए इस टाइम पे हो सकता है। तो अभी आपको BCL इंडस्ट्रीज 21 के PE पे दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में गोकुल रिफॉइल्स आपको 14 के PE पे दिख रहा है, 10 के PE पे गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट्स दिख रहा है, 22 के PE पे कीर्ति न्यूट्रिशन दिख रहा है, श्री वेंकटेश रिफाइनरीज 5.5 के PE पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप PE के रेशियो में कंपेयर करो तो अब वो आने वाला है यहाँ पे कहीं 10 से 17 के PE के बीच में, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में वही PE रेशियो जो हम कंपेयर कर रहे थे कि लमसम 10 के आसपास है, और वो लिस्ट करने के बाद में लमसम 17 का PE आ जाएगा, ठीक है। एंड और कंपनी का कुछ ऐसा भी है कि कुछ स्पेसिफिक जोग्राफीज़ में लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही प्रेजेंस है, तो वो एक कंपनी का एक और नेगेटिव है, ठीक है। एंड ये जैसा कि आप देख सकते हो, सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम राइस ब्रांड ऑयल, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब आप देखो तो इसके अलावा अगर कहीं और से रेवेन्यू नहीं आ रहा तो एक ये समस्या है। अब कॉर्न डी ऑयलिंग प्लांट ये नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, ये एक समस्या है, ठीक है। मतलब एक तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाते अगर ये कर पाते, ये भी एक रीज़न हो सकता है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको नेगेटिव कैश फ्लो दिखा, ये एक रीज़न हो सकता है। तो हमें सर्च करना पड़ेगा वो चीज़। देखो केवल बैलेंस शीट में वहाँ पे नंबर्स अवेलेबल है, अगर वो नंबर्स दिख रहे हैं तो हमको उस चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत है। कंपनी का भाई अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही, तो वहाँ से भी आप ये समझ लो कि दिक्कतें हैं। बट अब ये एक और सोचने वाली बात है। कंपनी कोई बहुत नई कंपनी नहीं, अच्छी खासी पुरानी कंपनी है, करोड़ों में रेवेन्यू है, मतलब 700 करोड़ 2023 के फाइनेंशियल ईयर में वैसे ही आपने देखा, तो यार कोई छोटी कंपनी नहीं है। और कंपनी ने प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है कि पैट मार्जिन 2% के अंदर है। तो इन जनरल अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो तो मार्जिन ही डिविडेंड ही वो 3-4% बांट देते हैं, और ये कंपनी का पैट मार्जिन अगर 2% से अंदर है तो आप खुद ही सोच लो कि डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। तो पॉइंट ये कि यार कंपनी अगर ग्रो कर रही होती है
है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट होते हैं तो वो डिविडेंड बांटती है। या कंपनी को लग रहा होता है यार कि जैसे आईटीसी टाइप की कंपनी की यार, जिसको दिख रहा होता है कि यार मेरे को ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, लिमिटेड ग्रोथ है, तो वहाँ पे डिविडेंड बढ़ रहा होता है। इस कंपनी के केस में तो स्ट्रेस थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, जो बोरोइंग्स वगैरह है, इस वजह से शायद डिविडेंड नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या इन जनरल निकल करके आ रहा है कि यार ठीक है, अच्छी बात है, कस्टमर बेस अच्छा है, सारी बातें, वो जो मगर बोरोइंग वाला जो एक गड़बड़ है ना, वो एक दिक्कत है। ठीक है, तो बाकी यही है कि सोच समझ करके ही देखो यार, आईपीओ आ रहा है, इस चक्कर में ज़बरदस्ती नहीं कूद जाना है। अभी जैसे भारतीय हेक्सागन का और उसके बाद में उसका भारतीय हेक्सागन का आया, वोडाफोन आइडिया का एक एफपीओ आ रहा है, तो यार वो थोड़ा सा वहाँ से भी दिख रहा है कि स्ट्रेस्ड आउट कंपनीज़ हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे और कई सारी कंपनीज़ केवल एग्जिट कर रही हैं, या अपनी जो बोरिंग ज़्यादा वाली कंपनियाँ हैं वो ज़बरदस्ती इसका किसी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मार्केट अच्छे खासे हाई पे होती है तो बहुत सारे आईपीओ आते हैं इस तरीके से, ये पास्ट का एनालिसिस है। तो ये इस बेसिस पे, और जब मार्केट डाउन होती है वहाँ पे कोई आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे इस तरीके का आईपीओ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ सिचुएशन एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि कोई भी पर्सन गलत तरीके से कहीं पे भी गलत इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग एकेडमी। एंड करते हैं इस वीडियो को, आते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। चैनल को अच्छा लगा हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।